और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जब हम अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर एक ही तस्वीर आती है, एक गहरा, शांत खालीपन, एक शून्य। लेकिन क्या अंतरिक्ष सच में खाली है? आज 24 दिसंबर 2025 को हम इसी धारणा को चुनौती देंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं कि जिसे हम खाली जगह कहते हैं वो असल में पदार्थ, ऊर्जा और अदृश्य ताकतों का एक बहुत ही सक्रिय मैदान है। बिल्कुल, ये सोचना कि अंतरिक्ष बस एक खाली बैकग्राउंड है, ये अब पुरानी बात हो गई है। हमारे स्रोत बताते हैं कि अंतरिक्ष खुद ब्रह्मांड के विकास में एक सक्रिय भागीदार है। आज हम पृथ्वी के वायुमंडल के किनारे से शुरू करके ब्रह्मांड के सबसे बड़े ढांचों तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे गहराई से बात करते हैं और शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। अंतरिक्ष आखिर शुरू कहाँ से होता है? देखिए, इसकी कोई भौतिक दीवार तो है नहीं, लेकिन हाँ, एक पारंपरिक सीमा मानी जाती है, करमन रेखा। करमन रेखा, ये कितनी ऊपर है? ये पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये वो पॉइंट है जहां हमारा वायुमंडल इतना पतला हो जाता है कि हवाई जहाज़ों को उड़ने के लिफ्ट नहीं मिल पाती। अच्छा, मतलब वहां हवा इतनी कम है कि पंखों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सही पकड़ा। और देखिए, नंबरों से ये अंतर और भी साफ हो जाता है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा का दबाव करीब 76 पास्कल होता है, लेकिन 100 किलोमीटर पर यह गिरकर सिर्फ 0.03 पास्कल रह जाता है। घनत्व हजारों गुना कम। मतलब इस बिंदु के बाद हवा का दबाव लगभग है ही नहीं। बिल्कुल। वहां से सूरज से आने वाले विकिरण और सौर्य हवा का दबाव ज्यादा मायने रखने लगता है। भौतिकी के नियम ही बदल जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए इस नए मैदान में थोड़ा और ऊपर चलते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO, जहां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इतने सारे सैटेलाइट्स हैं, वहां का माहौल कैसा है? लियो, जो 300 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, वो एक बहुत ही कहना चाहिए सक्रिय और खतरनाक क्षेत्र है। वहां सूरज की तेज पराबैंगनी किरणें हमारे वायुमंडल के ऑक्सीजन अणुओं यानी O2 को तोड़ देती हैं। तो वो O2 से O बन जाता है, मतलब परमाणविक ऑक्सीजन? हाँ, और यही अकेला ऑक्सीजन का परमाणु असली खतरा है। ये तो दिलचस्प है। अकेला ऑक्सीजन परमाणु खतरनाक कैसे हो सकता है? देखिए, खतरा उसकी अपनी प्रकृति में नहीं है, बल्कि उसके टक्कर की ऊर्जा में है। अंतरिक्ष यान LO में करीब 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमते हैं। 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड? हाँ। और जब इतनी तेज रफ्तार से कोई चीज इन ऑक्सीजन परमाणुओं से टकराती है तो टक्कर की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा कई सामग्रियों में रासायनिक बंधनों को तोड़ने के लिए काफी है। मतलब ये ऑक्सीजन धीरे धीरे अंतरिक्ष यान की बाहरी सतह को खा जाती है। बिल्कुल, ये अंतरिक्ष यान की सतह का क्षरण करती है। और ये अकेला खतरा नहीं है। LEO में वैन एलन बेल्ट से आने वाला आयनकारी विकिरण भी है। और तापमान का उतार चढ़ाव तो देखिए, जब कोई वस्तु पृथ्वी की छाया में जाती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस और धूप में आते ही +100 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, +100 डिग्री का उतार चढ़ाव। इसीलिए तो अंतरिक्ष स्टेशन की खिड़कियों के लिए एक्रिलिक ग्लास की जगह फ्यूज्ड सिलिका का इस्तेमाल होता है। वो ये सब झेल सकता है। और एक मानव निर्मित खतरा भी तो है ना? कक्षीय मलबा। हाँ, ऑर्बिटल डेब्री, खराब हो चुके सैटेलाइट, रॉकेट के हिस्से, पेंट के छोटे छोटे टुकड़े तक ये 15 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की गति से यात्रा कर सकते हैं। इस रफ्तार पर एक छोटा सा कण भी एक ऑपरेशनल सैटेलाइट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो पृथ्वी के करीब का अंतरिक्ष खतरों से भरा है। जब हम और दूर सौरमंडल में जाते हैं तो वहां क्या मिलता है? हमारे सौरमंडल के भीतर के अंतरिक्ष पर तो पूरी तरह से सूरज का राज है। सूरज लगातार ऊर्जा और पदार्थ बाहर फेंकता है, जिसे हम सौर हवा कहते हैं। ये सौर हवा क्या है असल में? ये मुख्य रूप से प्रोटॉन और हीलियम आयनों का एक प्लाज्मा है और ये 400 से 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बहता है। 800 किलोमीटर प्रति सेकंड? हाँ, इसी सौर हवा ने एक विशाल बुलबुला बनाया है, हेलियोस्फीयर। ये बुलबुला हमारे सौरमंडल को बाहरी अंतरिक्ष से, मतलब इंटरस्टेलर माध्यम से अलग करता है। और ये हवा अंतरिक्ष यान के लिए सुरक्षित नहीं है, सही कहा ना? बिल्कुल नहीं। इसके प्रोटॉन सामग्रियों पर बमबारी करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जब सौर ज्वाला या कोरोनल मास इजेक्शन जैसी घटनाएं होती हैं, तब तो बहुत उच्च ऊर्जा वाले कण निकलते हैं।
उनसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंसानों दोनों को बचाने के लिए मोटी शील्डिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब हम हेलियोस्फीयर से भी बाहर निकल गए हैं। हमारी आकाशगंगा में तारों के बीच की जगह में क्या है? क्या वो आखिरकार असली खालीपन है? नहीं, वो भी खाली नहीं है। तारों के बीच के स्थान में इंटरस्टेलर मीडियम या ISM होता है। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस और थोड़ी धूल का मिश्रण है। तो इसका क्या मतलब है? ये कैसा दिखता है? एक तरह की धुंध। आप इसे एक बहुत बड़े फैले हुए महासागर की तरह सोच सकती हैं, जिसके अलग अलग चरण हैं। एक तरफ है मॉलिक्यूलर क्लाउड्स। ये बहुत ठंडे और घने होते हैं। यहीं पर नए तारे जन्म लेते हैं। बिल्कुल, इन्हें तारों की नर्सरी भी कहते हैं। और दूसरी तरफ है हॉट आयोनाइज्ड मीडियम, जिसे सुपरनोवा विस्फोटों ने लाखों डिग्री तक गर्म कर दिया है, लेकिन ये बेहद फैला हुआ और कम घनत्व वाला है। और धूल, आपने धूल का भी जिक्र किया था। हाँ, इंटरस्टेलर धूल ISM के द्रव्यमान का केवल 1% है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आणविक हाइड्रोजन के निर्माण में मदद करती है और जटिल कार्बनिक रसायन विज्ञान के लिए एक उत्प्रेरक का काम करती है। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय रिसाइकलिंग सिस्टम है। कमाल है। चलिए, अब और भी बड़े पैमाने पर सोचते हैं, आकाशगंगाओं से भी बड़े। वहां ब्रह्मांड कैसा दिखता है? सबसे बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड एक कॉस्मिक वेब जैसा दिखता है, एक महाजाल। ये फिलामेंट्स, दीवारों और विशाल रिक्तियों यानी वॉइड्स का एक नेटवर्क है। फिलामेंट्स मतलब धागे? हाँ, आकाशगंगाओं के समूहों से बने विशाल धागे। जहाँ ये धागे आपस में मिलते हैं उन्हें नोड्स कहते हैं। यहीं पर विशाल गैलेक्सी क्लस्टर पाए जाते हैं और इन धागों के बीच में है विशाल लगभग खाली क्षेत्र, वॉइड्स। ये वॉइड्स कितने बड़े होते हैं? बहुत बड़े। जैसे ब्यूटीज वॉइड, उसका व्यास 33 करोड़ प्रकाश वर्ष है। यार, ये बात दिमाग को चकरा देती है कि ये सब कुछ तारे, गैस, आकाशगंगाएं, ये सब तो ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा हिस्सा ना? हाँ, ब्रह्मांड के वर्तमान मॉडल के अनुसार जिसे हम देख सकते हैं यानी बैरियोनिक पदार्थ, वो ब्रह्मांड का केवल 5% है। सिर्फ 5%? सिर्फ 5। तो बाकी का 95% क्या है? उसमें से 27% है डार्क मैटर। ये एक रहस्यमयी पदार्थ है जो प्रकाश के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखता है। और बाकी का 68%? वो है डार्क एनर्जी। ये ऊर्जा का एक और भी रहस्यमयी रूप है जो पूरे अंतरिक्ष में मौजूद है, और यही ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये चीजों को एक दूसरे से दूर धकेल रही है, गुरुत्वाकर्षण के ठीक उल्टा। एकदम सही। और जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, इसकी ऊर्जा घनत्व कम नहीं होती, इसलिए भविष्य में इसका प्रभुत्व और भी ज्यादा बढ़ेगा। इस अदृश्य पदार्थ और ऊर्जा के अलावा और क्या है? क्या बिग बैंग से कुछ बचा हुआ है? हाँ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB। ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी है जो बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद निकली थी। आज यह 2.725 केल्विन के तापमान पर पूरे अंतरिक्ष में समान रूप से फैली हुई है। इसके अलावा अवशेष, न्यूट्रिनो और कॉस्मिक किरणों का भी एक निरंतर प्रवाह है। अब बात करते हैं आज की। 2024 और 2025 में हमारे नए टेलीस्कोप हमें क्या बता रहे हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने तो हमारे मॉडलों को चुनौती दे दी है। उसने ऐसी विशाल दैत्य आकाशगंगाओं की खोज की है जो उम्मीद से बहुत पहले बन गई थीं। मतलब ब्रह्मांड हमारी सोच से ज्यादा तेजी से बना? ऐसा ही लगता है। वहीं यूक्लिड टेलीस्कोप, जिसने मार्च 2025 में अपना पहला डेटा जारी किया, उसने बताया कि ब्रह्मांड में सबसे आम आकाशगंगाएं बौनी आकाशगंगाएं हैं। और गाया मिशन? गाया ने हमारी आकाशगंगा के एक भूतिया उपग्रह एंटीलिया 2 की खोज की है। यह बहुत कम घनत्व वाले डार्क मैटर हेलो के अस्तित्व की पुष्टि करता है। और अंतरिक्ष में हमारे सबसे दूर के दूत वॉयेजर प्रोब्स, उनका क्या हाल है? 2025 के अंत तक वॉयेजर 1 पृथ्वी से 25.4 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। दोनों यान हेलियोपॉज को पार कर चुके हैं और अब सीधे इंटरस्टेलर स्पेस से डेटा भेज रहे हैं। वाह! और उनसे संपर्क अभी भी है? हाँ, लेकिन नासा धीरे धीरे उनके उपकरण बंद कर रहा है ताकि बिजली बचाई जा सके। सोचिए, वॉयेजर 1 से एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में अब 23 घंटे से ज्यादा लगते हैं। तो इसका क्या मतलब है? हमने पृथ्वी के पास के सक्रिय वातावरण से लेकर सौर हवा, इंटरस्टेलर धूल, कॉस्मिक वेब और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के प्रभुत्व तक की यात्रा की।
एक बात तो साफ है, अंतरिक्ष बिल्कुल भी खाली नहीं है। खालीपन की धारणा अब पुरानी हो चुकी है। अंतरिक्ष एक जटिल, सक्रिय और भरा पूरा वातावरण है। जिसे हम एक खाली मन समझते थे, वो वास्तव में ब्रह्मांड के नाटक का मुख्य अभिनेता है, जहां डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य का फैसला कर रहे हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इन सभी स्रोतों से पता चलता है कि जैसे जैसे हमारी तकनीक बेहतर होती है, अंतरिक्ष का खालीपन नई खोजों से भरता जाता है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हमारी अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप ब्रह्मांड के किस अदृश्य या अब तक पता न चल पाने वाले घटक को उजागर करेंगे। अभी और क्या है जो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा है और बस सही उपकरण के देखे जाने का इंतजार कर